जय हिंद इंडिया। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सूरज ढलते ही इंसानों का प्रवेश रोक दिया जाता है, जहां कभी एक समृद्ध नगर बसता था लेकिन आज सिर्फ खामोशी, टूटे हुए महल और रहस्य ही रह गए हैं, तो आप क्या यकीन करेंगे? राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतमाला के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि सदियों से लोगों की कल्पना, डर और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। इस जगह का नाम है भानगढ़ का किला। कई लोग इसे भारत का सबसे भूतिया किला कहते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ रात में चीखें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि महल के खंडरों में आज भी किसी के कदमों की आहट गूंजती है। वहीं इतिहासकारों का मानना है कि इन कहानियों के पीछे असली वजह इतिहास, युद्ध, राजनीति और समय का प्रभाव है। तो आखिर सच क्या है? क्या भानगढ़ सचमुच श्रापित है? क्या किसी तांत्रिक के श्राप ने पूरे नगर को मिटा दिया, या फिर एक ऐसी लोक कथा जिसके समय के साथ रहस्य का रूप ले लिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भानगढ़ की पूरी कहानी जानेंगे। इतिहास, लोक कथाएं, युद्ध, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उन रहस्यों को जिन्होंने इस किले को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया। देखो, लेकिन इस कहानी को समझने से पहले हमें लगभग 450 साल पीछे जाना होगा। आज जब कोई पर्यटक भानगढ़ पहुंचता है तो सबसे पहले उस विशाल पत्थर की दीवारें दिखाई देती हैं। टूटी हुई हवेलियां, वीरान गलियां और बिना छत वाले मकान देखकर ऐसा लगता है कि मानो समय यहाँ अचानक रुक गया हो। लेकिन कभी यही जगह राजस्थान के सबसे समृद्ध नगरों में गिनी जाती थी, जहाँ सुबह होते ही बाजार खुलते थे, व्यापारी दूर दूर से सामान लेकर आते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थी, राजमहल में सैनिकों की आवाजाही रहती थी, महिलाएं कुओं से पानी भरती थी, बच्चे गलियों में खेलते थे और शाम होते ही पूरा नगर दीपकों की रोशनी से जगमगाता उठता था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही शहर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है। यह स्थान प्राकृतिक रूप से बेहद सुरक्षित माना जाता था। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और सीमित प्रवेश मार्ग युद्ध के समय किसी भी किले के लिए सबसे आदर्श स्थान माना जाता था। इसी वजह से राजपूत शासकों ने इस क्षेत्र को अपने महत्वपूर्ण नगरों में विकसित किया। आज भी जब आप किले की ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो समझ आता है कि उस समय यह स्थान रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण होता रहा होगा। देखो, भानगढ़ को किसने बनाया, यह भी एक क्वेश्चन उठता है। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ की स्थापना 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। इस नगर को आमेर के राजा भगवान दास ने अपने पुत्र माधो सिंह प्रथम के लिए बसवाया था। उस समय आमेर का राज्य उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली राजपूत राज्यों में से एक था। राजा भगवान दास केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे बल्कि मुगल सम्राट अकबर के विश्वसनीय सहयोगियों में से गिने जाते थे। उनके पिता माधो सिंह एक कुशल योद्धा और प्रशासक थे। भानगढ़ को केवल रहने के लिए नहीं बनाया गया था, यह एक योजनाबद्ध नगर था। यहाँ सुरक्षा, व्यापार, जल प्रबंधक और धार्मिक जीवन सभी का विशेष ध्यान रखा गया था। अब बात आती है कैसा था भानगढ़। अगर हम 400 साल पहले के भानगढ़ की कल्पना करें तो हमें एक जीवंत और समृद्ध शहर दिखाई देगा। नगर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते एक बड़ा बाजार था। दोनों ओर पत्थर की दुकानों की कतारें थी। यहाँ कपड़े, आभूषण, मसाले, हथियार और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बिकती थी। बाजारों के आगे मंदिर थे। इनमें गोपीनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केशवराय मंदिर और मंगला देवी मंदिर जैसे कई धार्मिक स्थल मौजूद थे। आज भी इन मंदिरों की दीवारों पर बनी नक्काशी उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कला की गवाही देती है। नगर के सबसे ऊंचे हिस्से में राजमहल था। वहीं से पूरे भानगढ़ पर नजर रखी जाती थी। महल में राज परिवार रहता था, जबकि नीचे की बस्ती में व्यापारी, सैनिक, कारीगर और सामान्य नागरिक। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यही नगर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाएगा। भानगढ़ कई दशकों तक समृद्ध रहा। व्यापार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, धन और वैभव बढ़ा। लेकिन इतिहास में हमें एक बात हमेशा सिखाता है कि जब कोई नगर अपने स्वर्णिम शिखर पर होता है तब उसके पतन की कहानी भी कहीं ना कहीं जन्म ले रही होती है। भानगढ़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे से नगर के बारे में ऐसी घटनाएं सुनाई देने लगी जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों तक लोगों की कल्पना को बांध दिया। कुछ लोगों ने कहा इसकी शुरुआत एक साधु के शराब से हुई, तो कुछ ने एक खूबसूरत राजकुमारी और एक तांत्रिक की कहानी सुनाई। लेकिन इन दोनों कथाओं में सच्चाई कितनी है, यह अभी हम इसी में जानेंगे। क्या सचमुच एक साधु ने पूरे नगर को शराब दिया था?
क्या महल की एक गलती ने भानगढ़ का भविष्य बदल दिया या यह सिर्फ लोक कथा है? तो अभी हम जानेंगे। देखो, आज भी स्थानीय लोग कहते हैं भानगढ़ का विनाश किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि एक शराब ने किया था। लेकिन आखिर वह साधु कौन था और क्या सचमुच एक शराब पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। भानगढ़ से पहले कौन रहता था? जब भानगढ़ बसाया भी नहीं गया था तब यह एक पूरा इलाका घने जंगलों और अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इन पहाड़ियों के बीच एक संत रहते थे। लोक कथाओं में उनका नाम बालूनाथ बताया जाता है। कहा जाता है कि वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहे थे। कौन? बालूनाथ भगवान वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। उनके लिए यह स्थान केवल रहने की जगह नहीं था बल्कि उनकी साधना की भूमि थी, जहाँ दिन रात ध्यान होता था, जहाँ शांति की सबसे बड़ी शक्ति थी। उस समय इस इलाके में शायद ही कोई आता जाता था, लेकिन समय बदलने वाला था। राजपूत शासकों ने इसी स्थान पर एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया। राजा भगवान दास ने जब इस स्थान पर नगर बसाने का विचार किया तो साधु बालूनाथ के पास पहुंचे। उन्होंने संत से अनुमति मांगी। लोक कथा के अनुसार संत ने नगर बसाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त लगी। उन्होंने कहा, तुम नगर बसा सकते हो, महल भी बना सकते हो, लेकिन याद रखना महल की ऊंचाई कभी इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया मेरी तपस्थली पर पड़े। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन इस नगर का पतन शुरू हो जाएगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। नगर का निर्माण शुरू हुआ। धीरे धीरे भानगढ़ आकार लेने लगा। महल बने, मंदिर बने, बाजार बने और कुछ ही वर्षों में यह राजस्थान के सबसे सुंदर नगरों में गिना जाने लगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? देखो, इतिहास बार बार एक बात दोहराता है, जब शक्ति बढ़ती है तब अहंकार भी बढ़ने लगता है। कहा जाता है कि वर्षों बाद जब नए शासकों ने राज संभाला तो उन्होंने महल को और ऊंचा बनाने का आदेश दिया। शायद उन्हें लगा कि इससे राजसी वैभव और बढ़ेगा, शायद उन्हें पुरानी शर्तें याद नहीं रही, या शायद उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं दिया। महल की मंजिलें बढ़ती गई, दीवारें ऊंची होती गई और एक दिन ऐसा आया कि महल की छाया उस स्थान पर पहुंच गई जहां संत बालूनाथ तपस्या करते थे। लोग कहते हैं कि उसी समय संत ने क्रोधित होकर कहा, जिस नगर ने अपनी मर्यादा तोड़ी है वह कभी फल फूल नहीं सकेगा। एक दिन यह पूरा नगर वीरान हो जाएगा। यह शराब इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन आज भी भानगढ़ के आसपास रहने वाले कई लोग इस कहानी को सच बताते हैं। क्या इतिहास इस कहानी को मानता है? हाँ, अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सचमुच ऐसा हुआ था? इतिहासकारों के पास इस कहानी का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। किसी शिलालेख में, किसी राज्य के दस्तावेज में, किसी समकालीन इतिहासकार की पुस्तक में बालूनाथ के शराब का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यानी यह कहानी लोक कथा है। लेकिन भारत के इतिहास में लोक कथाओं को भी अपना महत्व है। वे हमें उस समय के लोगों की सोच, विश्वास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसलिए इतिहासकार इन कथाओं को पूरी तरह नकारते भी नहीं है, बल्कि उन्हें लोक स्मृति का हिस्सा बनाते हैं, ऐसा मानते हैं। देखो, अभी क्या आता है, भानगढ़ की वास्तुकला है ना, अब जरा उस नगर की कल्पना कीजिए जिसमें लोग आज सिर्फ भूतिया किला कहते हैं। असल में भानगढ़ केवल एक महल नहीं था, यह एक सुनियोजित शहर था। इसके चारों ओर विशाल पत्थर की दीवारें थी। नगर में प्रवेश करने के लिए कई बड़े द्वार बनाए गए थे, जिनमें दिल्ली गेट, लाहौर गेट, अजमेर गेट और फुल्ला बाड़ीगार्ड जैसे प्रवेश मार्ग बताए गए थे। हर द्वार सुरक्षा के दृष्टि से बनाया गया था। अंदर प्रवेश करते ही लंबा बाजार शुरू होता था। आज भी वहां दोनों ओर बड़ी पत्थर की दुकानों के अवशेष दिखाई देते हैं। इन दुकानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कभी कितना बड़ा व्यापार होता होगा। बाजार के आगे मंदिर, मंदिरों के आगे आवास और सबसे ऊपर राजमहल, और यही पूरी संरचना इस समय की उत्कृष्ट नगर योजना का उदाहरण मानी जाती है। जल प्रबंधन और जीवन। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में किसी भी नगर की सबसे बड़ी चुनौती होती थी पानी, लेकिन भानगढ़ के निर्माताओं ने इसका समाधान पहले ही सोच लिया था। यहाँ कई बावड़ियाँ, कुंड और वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था बनाई गई थी। यही कारण है कि सीमित वर्षा होने के बावजूद नगर लंबे समय तक फलता फूलता रहा। यह दर्शाता है कि उस समय के इंजीनियर और शिल्पकार प्रकृति को समझते थे। वे जानते थे कि यहाँ पर यदि पानी सुरक्षित रहेगा तो नगर भी सुरक्षित रहेगा। अब देखो, कई वर्षों तक भानगढ़ में सब कुछ असामान्य रहा। लोग खुश थे, व्यापार बढ़ रहा था, राज्य समृद्ध था। लेकिन इतिहास में बताता है कि कभी कभी किसी नगर का पतन एक ही कारण से नहीं होता। राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक बदलाव, युद्ध, सूखा और लोक कथाएं, ये सभी मिलकर इतिहास का निर्माण करते हैं। और भानगढ़ की कहानी भी हमें ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां प्रवेश होना एक राजकुमारी का
जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में थी, और एक ऐसे तांत्रिक का जिसका जुनून पूरे नगर के विनाश की सबसे प्रसिद्ध कहानी बन गया था। क्या सचमुच राजकुमारी रत्नावती दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारियों में से एक थी? क्या एक तांत्रिक ने उन्हें पाने के लिए काला जादू किया, और क्या उसकी आखिरी सांसों में दिया गया शराब भानगढ़ की बर्बादी का कारण बना? तो हम ये इसमें जानेंगे। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की देखो अभी इसमें कहानी चलती है। इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ हमेशा तलवारों से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयाँ लालच, अहंकार और जुनून से भी शुरू होती है। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी भी एक ऐसे जुनून से शुरू होती है। एक तांत्रिक का जुनून जिसने एक राजकुमारी को पाने के लिए सीमा पार कर दी। लेकिन एक बात पहले ही स्पष्ट कर देना जरूरी है, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की कहानी लोक कथा है। यह भानगढ़ की सबसे लोकप्रिय कथा है जिसमें ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है, और फिर भी यह कहानी सदियों से स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच जीवित है। कौन थी राजकुमारी रत्नावती? लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ के शाही परिवार में एक राजकुमारी थी रत्नावती। कहा जाता है कि वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि शिक्षित, बुद्धिमानी और साहसी भी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंच चुकी थी। कई राजघरानों के विवाह प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन रत्नावती के लिए केवल राजसी वैभव ही महत्वपूर्ण नहीं था। वे राज्य की व्यवस्था, जनता और अपने परिवार के सम्मान को भी उतना ही महत्व देती थी। इसी बीच भानगढ़ में रहने वाला एक व्यक्ति उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था तांत्रिक सिंधिया। सिंधिया कौन था? लोक कथाओं में सिंधिया को तंत्र मंत्र और गुड़ विधाओं का जानकर बताया गया है। लोग कहते हैं कि वह साधारण इंसान नहीं था, वह जड़ी बूटियों, मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं का अभ्यास करता था। कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ लोग उससे सहायता लेने भी जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका आकर्षण एक जुनून में बदल गया। वह रत्नावती से विवाह करना चाहता था। उसे पता था कि राज परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। यहीं से उसने गलत रास्ता चुनने का फैसला किया। इत्र की शीशी और काला जादू। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने वहीं पहुंची। सिंधिया पहले से वही मौजूद था। लोक कथा के अनुसार उसने इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र कर दिया। उसका विश्वास था कि जैसी राजकुमारी वह इत्र लगाएगी तो उसके प्रभाव में आ जाएगी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि रत्नावती को उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने वैसे से हाथ में ली, कुछ क्षण उसे देखा और फिर पूरी ताकत के सामने रखी एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया। इत्र चट्टान पर गिरा और लोक कथा कहते हैं कि मंत्र का प्रभाव उसी पत्थर पर हो गया। वह विशाल पत्थर तेजी से लुढ़कने लगा। सिंधिया भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वही उसी पत्थर के नीचे दब गया। मरते समय सिंधिया ने कथित रूप से कहा, यदि मैं रत्नावती को नहीं पा सका तो भानगढ़ भी कभी सुखी नहीं रहेगा, यह नगर नष्ट हो जाएगा। यही वह क्षण है जहाँ से भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध श्राप वाली कहानी शुरू होती है। लेकिन क्या वास्तव में इसके बाद नगर नष्ट हो गया? लोग कहती है हाँ। इतिहास कहता है कहानी से कहीं अधिक जटिल है। युद्ध और विनाश। इतिहास के अनुसार 17वीं शताब्दी के अंत तक भानगढ़ की स्थिति कमजोर होने लगी। राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी। मुगल साम्राज्य की शक्ति में उतार चढ़ाव आ रहा था। राजपूत राज्यों के बीच भी संघर्ष होते रहे। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार आसपास के क्षेत्रों में युद्ध और सत्ता परिवर्तन का प्रभाव भानगढ़ पर भी पड़ा। धीरे धीरे व्यापार कम होने लगा, नगर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब लोगों के यहाँ से पलायन शुरू कर दिया। युद्ध, असुरक्षा और बदलते राजनीतिक हालात ने इस नगर की चमक छीन ली। क्या एक ही कारण था? वो भी देखेंगे। इतिहासकार मानते हैं कि किसी भी बड़े नगर का पतन शायद ही कभी एक कारण हो सकता है। भानगढ़ के साथ भी संभवतः कई कारण जुड़े थे। बदलते व्यापारिक मार्ग, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, संसाधनों की कमी, प्रशासनिक बदलाव, इन कारणों ने मिलकर नगर को कमजोर किया। लेकिन लोगों के समझ में यह पतन श्राप और तांत्रिक की कहानी के रूप में जीवित रहा। यही कारण है कि आज भी जब भानगढ़ का नाम लिया जाता है तो इतिहास से सबसे पहले लोक कथा याद आती है। देखो, रत्नावती और सिंधिया, इनकी कहानी लोगों को याद आती है। कल्पना कीजिए, जब एक समय जहाँ बाजारों में भीड़ थी वहाँ अब दुकानें बंद हैं। जहाँ मंदिरों में आरती होती थी वहाँ अब सिर्फ हवा की आवाज़ है। जहाँ राजमहल में सैनिक पहरा देते थे वहाँ अब टूटी हुई दीवारें खड़ी है। धीरे धीरे पूरा नगर खाली हो गया। समय ने
इमारतों को तोड़ा, बारिश ने दीवारों को घिसा, हवाओं ने छतों को गिरा दिया और सदियों बाद भानगढ़ एक खंडर बनकर रह गया। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या सचमुच रात में भानगढ़ में अजीब घटनाएं होती है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक क्यों लगाई, और क्या विज्ञान इन रहस्यों का कोई जवाब देता है? अगले हम इसी बात की चर्चा करने जा रहे हैं। भूतों का सच, ASI का नियम, विज्ञान बनाम लोक कथा, भावनात्मक समापन। देखो अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ। रात के 8 बज चुके हैं। अरावली की पहाड़ियां पर अंधेरा पूरी तरह उतर चुका है। हवा की रफ्तार बढ़ रही है। टूटे हुए महल की खिड़कियों से आती सीटी जैसी आवाज पूरे किले में गूंज रही है। दूर किसी पेड़ की शाखा हिलती है और अचानक ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपको देख रहा हो। यही वह एहसास है जिसने भानगढ़ को भारत का सबसे रहस्यमयी किला बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच आत्माओं की मौजूदगी है, या फिर हमारा दिमाग उस माहौल को देखकर खुद डर की कहानी गढ़ लेता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। रात में आखिर होता क्या है? पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि रात में होता क्या, आखिर वो चीजें उत्पन्न कैसे हुई, वो अपन को डर क्यों लगने लगा। भानगढ़ आने वाले कई पर्यटक दावा करते हैं कि यहाँ अजीब अनुभव हुए। कुछ कहते हैं कि रात के समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें टूटे हुए महल से फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई दी। कुछ ने कहा कि अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी, और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने दूर किसी महिला की परछाई देखी। लेकिन इन सभी घटनाओं में एक बात समान है, इनका कोई वैज्ञानिक रूप से सत्यापित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज तक किसी विश्वसनीय वैज्ञानिक अध्ययन ने यह साबित नहीं किया कि भानगढ़ में अलौकिक शक्तियां मौजूद है। देखो, इतना सब है तो अपन को यह भी पढ़ना पड़ेगा कि डर कैसे पैदा होता है। मनोविज्ञान कहते हैं कि इंसान का दिमाग अधूरी जानकारी को पूरा करने की कोशिश करता है। जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पहले से आपको बताया गया हो कि वह भूतिया है, तो आपका दिमाग हर आवाज को असामान्य मानने लगता है। हवा जब टूटी हुई दीवारों, खाली कमरों से गुजरती है तो अलग अलग तरह की गूंज पैदा होती है। रात में कम रोशनी के कारण हमारी आंखें कई बार परछाइयों को गलत तरीके से पहचान लेती है, जिसे पेरेडोलिया कहा जाता है। यानी जहाँ दिमाग सामान्य आकृतियां, आवाजों में भी कोई चेहरा, आकृति या अर्थ खोजने लगता है। इसलिए डर का अनुभव वास्तविक हो सकता है, लेकिन इसका कारण हमेशा अलौकिक हो यह जरूरी नहीं। ASI ने रात में प्रवेश क्यों रोका? भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का एक बोर्ड लगा है। उसमें लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। यही बोर्ड इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ। कई लोगों ने कहा, देखो सरकार भी मानती है कि यहाँ भूत है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। ASI ने कभी यह नहीं कहा कि प्रतिबंध का कारण भूत प्रेत है। व्यवहारिक कारण कहीं अधिक स्पष्ट है। रात में खंडरों में गिरने या चोट लगने का खतरा, आसपास का क्षेत्र जंगल और यहाँ जंगली जानवरों की आवाजाही हो सकती है। अंधेरे में ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, ये सब चीजें, यानी यह नियम संरक्षण और सुरक्षा के लिए, न किसी अलौकिक घटना की आधिकारिक पुष्टि के लिए। क्या इतिहास और लोक कथा साथ चल सकते हैं? भानगढ़ की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि इतिहास और लोक कथा एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि साथ साथ चलते हैं। इतिहास हमें बताता है यह एक योजनाबद्ध नगर था। इसका निर्माण राजपूत शासकों ने करवाया। समय के साथ राजनीतिक और आर्थिक कारणों से इसका महत्व कम हुआ, अंततः यह वीरान हो गया। लेकिन लोक कथाएं हमें बताती है साधु बालूनाथ का श्राप, राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंगिया, रहस्यमयी घटनाएं, इन दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। लोक कथाएं हमारी सांस्कृतिक स्मृति है, इतिहास प्रमाणों पर आधारित अध्ययन है। दोनों का अपना महत्व है। देखो, आज का भानगढ़ भी देखना बहुत जरूरी है। आज भानगढ़ केवल एक खंडर नहीं, यह भारत का सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में से एक है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। कुछ लोग वास्तुकला देखने आते हैं, कुछ इतिहास समझने, कुछ रोमांच के लिए, और कुछ सिर्फ उस उम्मीद के शायद उन्हें कोई रहस्यमय अनुभव हो जाए। लेकिन चाहे आप किसी की वजह से आए, लेकिन एक बात तय है कि भानगढ़ आपको सोचने पर जरूर मजबूर करता है। दोस्तों, हर खंडर के पास दो कहानियां होती हैं। एक वह जिसे इतिहास लिखता है, और दूसरी वजह से लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हैं। भानगढ़ की पहचान इन दोनों के मेल से बनी है।
हो सकता है कि तांत्रिक की कहानी सिर्फ एक लोक कथा हो सकता है कि साधु का शराब केवल लोगों की आस्था का हिस्सा हो, लेकिन यह भी सच है कि भानगढ़ कभी एक जीवित नगर था जहाँ लोग रहते थे, सपने देखते थे और अपना भविष्य बनाते थे। समय बदला, साम्राज्य बदले, लोग चले गए और पीछे रह गई सिर्फ दीवारें। आज जब हवा उन दीवारों से टकराती है तो शायद हमें भूतों की नहीं बल्कि इतिहास की आवाज़ सुनाती है। वह कहती है सत्ता, वैभव और प्रसिद्धि हमेशा नहीं रहती। समय हर साम्राज्य की परीक्षा लेता है। जो आज शिखर पर है वह कल इतिहास भी बन सकता है। इसलिए भानगढ़ हमें डरना नहीं बल्कि सीखना सिखाता है। सीख ही की इतिहास को समझो, लोक कथाओं का सम्मान करो, लेकिन हर दावे को प्रमाण और विवेक की कसौटी पर ही परखो। शायद भानगढ़ में आज भी कोई रहस्य छिपा हो, शायद नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, यह किला आज भी हर आने वाले से एक सवाल पूछता है, क्या तुम सच जानने आए हो या सिर्फ डरने? फैसला हमेशा की तरह आपके हाथ में है। जय हिंद, धन्यवाद।